सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमें विदाउट स्ट्रक्चर कोई भी स्टेप नहीं लेना है, यानी हम हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वही डाउ जोन्स वाली कहानी। देन हमने डिसाइड किया था कि हायर हाई हायर लो को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर के ऊपर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कोई भी नया हाई, न्यू हाई अगर विदाउट क्लोजिंग डेवलप हो जाता है तो उसके लो के ब्रेक होने के, टेकन आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसको हम लोगों ने विद एग्जांपल देखा था। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल है हुडको स्टॉक का। ये जो न्यू हाई बना था ये विदाउट क्लोजिंग ऑफ अ कैंडल बना था, यानी केवल विक बना था जिसने एक नया हाई बना दिया। तो हम जब इस लो को मार्क करेंगे तो हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये जो लो हमने मार्क किया है ये लो टेकन आउट किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, यानी जिनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। और आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको इन्होंने हंट किया इस एरिया को, और उसके बाद ये प्रीवियस लो जो कि एक वैलिड लो था, ये वैलिड लो क्यों है इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका जो हाई है इसके ऊपर प्राइस चला गया है और क्लोजिंग बेसिस पे इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, इसलिए ये हमारा एक वैलिड लो है। होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये हमारा जो लो है ये वैलिड लो नहीं है, दिस इज अ टेक्निकल लो, बट दिस लो कैन बी टेकन आउट, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वैलिड लो। ओके, एज पर आवर स्टडी। बाकी दुनिया में किताबों में क्या लिखा है वो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैलिड लो होगा ये प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्राइस इसके आसपास यहाँ पे ट्राई कर सकता है, ठीक है। मे बी इसको एक वीक के थ्रू शेकआउट करके और तुरंत यहाँ से जंप भी कर सकता है। बट अगर इसके पहले एक इस तरह का लोड टेकन आउट किया जा चुका है, एक लिक्विडिटी ऑलरेडी टेकन आउट की जा चुकी है, तो आपको ये लोअर एरिया में लिक्विडिटी हंट वाला जो काम है, प्रोसेस है, ये जनरली नहीं देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, इवन इस लो को वो टेस्ट भी नहीं करने देंगे, इसके पास तक प्राइस आएगा और यहाँ से वो इसको रनवे पे लेके चले जाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इस तरह का सीन देखने को मिला है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा जूम किया है ताकि आप इसको समझ सको। आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम इंटरमीडिएट लोज भी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से ग्रीडी लो बनते हैं। ग्रीडी लो की डिफिनीशन मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा लो जो विदाउट क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग बन गया है, यानी विक के थ्रू बन गया है, ठीक बात है। तो ऐसे ग्रीडी लोज की प्रोबेबिलिटी होती है हंट होने की। तो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी ये छोटे स्विंग्स के अंदर में भी देखा कि किस तरह से इस रूल को आप अगर फॉलो करते हो तो आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि आप शेकन आउट होने से बच जाओगे, सबसे पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको बेहतर एरिया पता होगा कि ये एरिया तक प्राइस आ सकता है और आप उस एरिया में एक्यूमुलेशन करोगे जहां पर रिस्क कम होगा और विनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि उस ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, प्लस रिवार्ड भी काफी स्ट्रांग मिलेगा। तो ये दो बेनिफिट अपने को देखने को मिलते हैं अगर हम सिंपल अप्रोच केवल अपना हायर हाई और हायर लो की मार्किंग ठीक कर लेते हैं। देन हम लोगों ने डिस्कशन किया, कुछ और एग्जांपल्स देखे और यहाँ पर हमने रिजल्ट देखा कि किस तरह से ये जो हुडको स्टॉक जिसका हमने एग्जांपल लिया था, इसने आपने देखा कि जो वैलिड लो था उसको यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट दिया, जो ग्रीडी लो था वो टेकन आउट हो गया और उसके बाद प्राइस इस तरह से मूव करती रही, इतना ज्यादा मूव आया कि ये मल्टी बैगर बन गया, ठीक है। तो आप अगर शेकन आउट हो जाते, समझो आप उस लो को अपना स्टॉप लॉस मार्क कर लेते, तो आपके लिए री इंटर करना एक चैलेंजिंग हो जाता, मे बी आपको हायर प्राइस पे एंट्री मिलती। और अगर आपने बेहतर तरीके से कर लिया तो आपको पता है कि इस एरिया तक प्राइस आएगा, तो आप मल्टी फेज में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दोगे और लोअर एरिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया, एक वैलिड एरिया है, वहां पर आपकी ज्यादातर क्वांटिटीज की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो बहुत कम होगा और आप इस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक्स को एंजॉय कर सकते हो, काफी अच्छा हैंडसम रिवार्ड ले सकते हो। नेक्स्ट
जो अपना पॉइंट था डिस्कशन का, जो हमने अब तक डिस्कस किया कि बिफोर वर्किंग फॉर मल्टी बैगर स्टॉक्स हमें अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा, यानी हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। खुद के ऊपर काम करने के दो एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट एरिया जो था वो बिहेवियर से रिलेटेड था, सेकेंड एरिया जो था वो टेक्निकल से रिलेटेड था। बिहेवियर में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट का मतलब क्या था, हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी प्राइस आप उस ड्यूरेशन को देखते हो कि अभी कौन सा ड्यूरेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो कोविड का ड्यूरेशन था लगभग 6 to 8 मंथ, जो अपने पीक पर था काफी ज्यादा, उस ड्यूरेशन में अगर आपने देखा तो जो सैनिटाइजर्स के प्राइसेस उसके पहले, कोविड के पहले काफी कम हुआ करते थे, वो काफी अप्रिशिएटेड प्राइसेस पे आ गए थे। सैनिटाइजर काफी कॉस्टली बिक रहा था। अब अगर आप बिजनेस माइंडेड नहीं हो और आपकी पहले से केमिस्ट की शॉप है और आपने कोई सैनिटाइजर 20 रुपीज में सेल किया है, अभी कोविड आ गया और आपको खुद को बाई जब आप करने जा रहे हो तो वही सैनिटाइजर आपको समझो 200 रुपीज का मिल रहा है, क्या आप उसको बाई करके अपने शॉप पे रखोगे और उसको बेचने की कोशिश करोगे? अगर आप बिजनेस माइंडसेट हो तो आप क्या देखते हो, डिमांड है कि नहीं है, पहला तो आप ये देखोगे। यानी आप खरीद के लाते हो तो ऐसा तो नहीं कि आपके शॉप में ये रह जाएगा और सेल आउट नहीं हो पाएगा। तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करते हो कि इस पर्टिकुलर आइटम का डिमांड अभी है या नहीं है। देन सेकंड क्या आप आइडेंटिफाई करते हो कि जिस प्राइस पे मैं बाई कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं अपना कट रखूंगा, अपना मार्जिन रखूंगा, एंड देन मेरे मार्जिन के बाद, मेरे प्रॉफिट लेने के बाद जो प्राइस आएगा, क्या उस प्राइस पर बायर अवेलेबल होंगे, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आप उसकी स्टडी करते हो। और अगर ये दोनों फिजिबल है तो आपके लिए वो 200 रुपए में खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। भले आपने एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले उसको 20 रुपीज में परचेज किया हो, लेकिन अब उसकी डिमांड भी है और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आप इस बिजनेस को करोगे। लेकिन अगर बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं हो आप, तो आप क्या करोगे, आप शांत बैठ जाओगे, नहीं अभी 20 रुपए का मैंने खरीदा था, अभी 200 का मैं नहीं करता ये बिजनेस, तो आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। शेयर मार्केट के अंदर में भी कोई स्टॉक अगर कल 20 रुपीज का था और आज के डेट में वो 200 रुपीज का मिल रहा है, तो केवल इसलिए उस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग लिस्ट में, वॉच लिस्ट में नहीं रखना कि नहीं ये तो कभी 20 का था, अब 200 पे तो मैं नहीं करने वाला एंट्री, ये गलत डिसीजन होगा। आप ये देखिए कि क्या 200 में मैं बाई करूंगा तो मैं आगे जाकर के इस पे अपना मार्जिन रख के, अपना प्रॉफिट रख के, क्या मैं इसको आगे 200 से ज्यादा के प्राइस पे सेल कर पाऊंगा, यानी बायर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, और मेरे खरीदने के बाद भी कुछ समय तक डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डिमांड नहीं रहेगी तो आप उसको सेल आउट नहीं कर पाओगे। सो कंसिडरेशंस क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स जो आपके माइंडसेट की है। सेकंड पॉइंट, इनकैशमेंट। अगर आपने जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की इनकैशमेंट माइंडसेट अगर आप नहीं रखते हो तो प्रॉब्लम ये है कि आपके कंडीशन में आपको क्या होगा, आपने कोई आइटम परचेज किया, समझो 200 रुपीज का, जस्ट हमने एग्जांपल लिया, 220 प्राइस हो गया, एंड देन आफ्टर आपने उसको सेल नहीं किया, इनकैश नहीं किया, आपको लगता है कि चलो ठीक है अपन इसको बाद में इनकैश करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसका डिमांड डाउन हो गया। जस्ट हमने कोविड का एग्जांपल देखा, जैसे सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर के जो प्राइसेस थे वो ड्रॉप हो गए आफ्टर 7 to 8 मंथ, स्लोली स्लोली वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए। इवन मास्क के जो प्राइसेस थे इनिशियली 2 to 3 मंथ में, वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ, बहुत ही ज्यादा ऑल ऑफ सडन। तो अगर आप एक हायर प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें इसको इनकैशमेंट करना ही करना है बिफोर आपका जो मार्केट की जो डिमांड है वो डाउन हो जाए। सो इनकैशमेंट माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। देन मैच्योरिटी माइंडसेट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अभी हमने जो आइटम परचेज किया, फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद कोविड एग्जांपल ओनली। कोविड के टाइम में आपने मास्क को बाई किया, इनिशियल लेवल पे अभी कोविड अपने कंट्री में नहीं आया था, कुछ इक्का दुक्का केसेस आ रहे थे, एंड एट दैट टाइम जो 20 रुपीज का मास्क आप परचेज करके लाए थे वो 50 रुपीज का सेल आउट हो रहा है। इफ यू हैव विजन
एंड यू नो कि नहीं आने वाले टाइम में ये 50 के बजाय 400 तक भी सेल हो सकता है. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ विजन, यू हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी टू कैलकुलेट द डिमांड, देन आपको मेच्योरिटी वाला माइंडसेट भी बिल्ड करना पड़ेगा कि नहीं अपने को 50 रुपीज में बेच के और भागना नहीं है, अपने को वेट करना है और 200 रुपीज में जब भी आएगा वो टाइम पे या बिफोर 200 इवन आप उसको पार्शियल सेल आउट करना शुरू करोगे सो दैट कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सको. तो टाइम वैल्यू आपको हमेशा, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दिस इज वेरी गुड स्टॉक, आप इसको बाय करो भूल जाओ, आपके बुढ़ापे में काम आएगा या आपकी नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा. डोंट वर्क ऑन दैट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. वो पुराना जमाना चला गया, नाउ टेक्नोलॉजी इज गेटिंग इवॉल्व्ड. आप देख रहे हो कि किस तरीके से कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं. आज जो बहुत ज्यादा डिमांड में है कल वो आउटडेटेड हो सकता है. तो आपको टाइम की वैल्यू करनी होगी. टाइम कितने ड्यूरेशन के लिए आप अपना जो भी शेयर खरीद रहे हो वो होल्ड करोगे और क्या उसका रिटर्न आएगा, वो कैलकुलेशन आपको एडवांस में करना पड़ेगा. एटलीस्ट आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे कि व्हाट वुड बी द प्राइस आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 1 ईयर. अगर इस तरह का कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हो देन इन्वेस्टमेंट या मल्टी बैगर का ट्रेड इट्स नॉट फॉर यू. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? देन ऑलराइट, देन जो नेक्स्ट पॉइंट था अपना वो था कि चेरी पिक ही आपने करनी है आपके बिहेवियर के अंदर में, इवन डे टू डे रूटीन में, हमारे नॉर्मल डेज के अंदर में भी आपके पास आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो केवल और केवल ऐसी चीजों में हाथ लगाए जहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है, रिवार्ड की प्रोबेबिलिटी हाई है. जहां पर रिवार्डिंग चीजें नहीं है आप वहां पर जाके सट्टा बाजार में सट्टा खेलो, इट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो ऑलवेज यू नो build your mindset like you do some cherry picks on high rewarding things, high successful items. and technically भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. टेक्निकल प्रिपरेशन में क्या करना है, अपने को ऐसी स्टडी करनी है जो केवल और केवल एक्सप्लोजिव एरियाज में हमें एंट्री करा दे ताकि वहां से स्टॉक बिल्कुल डायनेमिकली भागना शुरू कर दे, हमें ज्यादा टाइम ना वेट करना पड़े, कम टाइम के अंदर में ज्यादा रिजल्ट आ जाए. देन स्केल इन और स्केल आउट कैसे करना है, ये टेक्निकल डेवलपमेंट आपको खुद के अंदर करना पड़ेगा. मल्टी फेज डिप्लॉयमेंट्स कैसे करनी है और मल्टी पार्ट में एग्जिट्स कैसे करने हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अपने फर्स्ट चैप्टर में कि हमें ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. किसके ऊपर? खुद के ऊपर, सेल्फ प्रिपरेशन करनी है. एंड देन आफ्टर हमने खुद को समझ लिया, खुद को प्रिपेयर कर लिया, अब हमें मार्केट को समझना पड़ेगा. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मार्केट. मार्केट के बिहेवियर में हमने क्या क्या स्टडी किया था. कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं मार्केट के अंदर में जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है. दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू एटलीस्ट चेकआउट और टेम्परेरी काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट्स. तो अपने को इस बात को समझना पड़ेगा कि सम पीपल आर हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी और उस कैपेबिलिटी के वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस्ड होना पड़ेगा अपने ट्रेड्स के ऊपर भी और हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स को ही फॉलो करना शुरू कर दें. वो जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट करें तो हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं. एक और मैंने फंडा बताया था स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री और एग्जिट, ये एक कॉस्ट को इंक्लूड करती है क्योंकि उनका स्टाफ होता है, रिसोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी वो लेके बैठे होते हैं, तो एक अच्छा खासा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, वो लगभग 25 से 30% का कॉस्ट होता है. तो जनरली जब कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट किसी स्टॉक के अंदर में एंट्री करता है तो मिनिमम 25 to 30% मूवमेंट तो होगा ही सो दैट कि वो कॉस्ट उसका निकल सके. उसके बाद उसको प्रॉफिट भी चाहिए तो वो 25 to 30% से ऊपर लेके जाएगा सो दैट कि वो स्ट्रॉन्ग पार्टी कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सके अपने खर्चों को निकाल करके. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स को फॉलो कर लेते हैं तो एक तरह से 30% से ज्यादा की मूवमेंट कैप्चर हम कर सकते हैं आसानी से. तो ये जो स्टडी है बेसिकली उसी चीज पे ओरिएंटेड है कि किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स को आइडेंटिफाई करें और वो जहां पे जिस एरिया में एकुमुलेशन कर रहे हैं उस एरिया में हम एकुमुलेशन कर पाए. देन हमें जो दूसरा अंडरस्टैंडिंग करना होगा वो करना होगा प्राइसिंग बिहेवियर का. प्राइसिंग बिहेवियर का मतलब
किस एरिया में प्राइस किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों के द्वारा, बिकॉज अलग अलग एरियाज में उसी स्टॉक के ऊपर अलग अलग तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है लोगों का अलग अलग तरीके से, तो वो स्टडी भी हमें करना होगा। देन जो थर्ड पॉइंट था वो था फियर एंड ग्रीड बिहेवियर। तो मार्केट के अंदर में जो मूवमेंट्स होती हैं वो फियर और ग्रीड की वजह से ही होती है, ज्यादातर जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को भी हमें समझना पड़ेगा, जिसको मैंने कहा था कि कुछ बुक्स भी हमने बताया था कि आप उनको एक बार समझें ताकि आपको ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो पाए। मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक एक करके बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं कर सकता क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो है मल्टी बैगर स्टॉक्स का, एंड आई होप आप सबको ये पता है, आप लोग पुराने स्टूडेंट्स भी रह चुके हो